दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी का पीवाईक्यू, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के पीवाईक्यू पेपर है, उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में कंपाइल कर दिया है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक पीवाईक्यू के। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेदों से ज़्यादा क्वेश्चन उतने नहीं हैं और डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे, या थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं पहले आपको एक ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ और फिर एक छोटी सी क्लास के अंदर इसको पूरा कंपाइल कर दिया जाएगा। देखिए, उधर 1-2 पेज था और इधर का 1-1.5 पेज। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और इसको रिवीजन के पर्पज से लीजिएगा। और यहाँ से मैं भी रिवीजन किया करूँगा कि शॉर्ट टाइम में अगर पॉलिटी का क्विक रिवीजन करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए मास्टर साबित होगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये भी प्रधानमंत्री कौन हुए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इरिटेट मत होइएगा कि मेरे को ये आ रहा है। क्वेश्चन आएंगे, देखने को आपको मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मैं एक शब्द को बार बार बोलूँगा कि ये हमारे दिमाग में जाए, याद हो, यानी कि ये फैक्ट्स हैं, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम, पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, कानून मंत्री पहले बी आर अम्बेडकर साहब। जो जनगण मन है, इसका देखते हैं कहाँ से कितना गायन का समय है। जो जनगण मन है नेशनल एंथम 52 सेकंड में गाया जाता है और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया और 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नाम के टाइटल से प्रकाशित हुआ और 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, धीरे धीरे ऐसे फैक्ट्स बढ़ते रहेंगे। तो हेड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आता है कि हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो पीएम। स्टेट और गवर्नमेंट जो सरकार चला रहा है ये, और जिसके नाम से जाना जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले रेल मंत्री। देखिए, जो पहले प्रथम है ना, ये सब ज़्यादा पूछ रहा है। इधर भी देखेंगे तो पहले शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, और यहाँ पे प्रथम रेल मंत्री डॉक्टर जान मथाई, प्रथम उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। और देखिए, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की अनुशंसा कौन सी समिति ने की थी? ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की अनुशंसा किसने की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी और ये 1986 की है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 की है, डेट भी है, और सिंघवी समिति। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। उसी ने कहा था कि ग्राम पंचायतों का जो 3 टायर होना चाहिए, यानी कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर रहनी चाहिए, और बाद में इसको अपना भी लिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, और इसी को बाद में एडॉप्ट किया गया। जी.वी.के. राव समिति 1985 की है। जी.वी.के. राव समिति और अशोक मेहता समिति, ये सब पंचायतों से संबंधित समितियां हैं। बलवंत राय, जी.वी.के. राव, अशोक मेहता समिति की डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1977 की है। और इसने कहा था कि पंचायतों को 2 स्तरीय रहना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन इसको ना स्वीकार करके बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश जो की थी उसको स्वीकार किया गया, जहाँ पे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया। 312 आर्टिकल नंबर 312 से कहा गया है कि राज्यसभा भारतीय वन सेवा विभाग का गठन कर सकती है। जो राज्यसभा है 312 आर्टिकल के अनुसार भारतीय वन सेवा का गठन कर सकती है। भारतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की समिति, यानी संविधान सभा बनी थी तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पीवाईक्यू क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन रहे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम और प्रक्रिया समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहे? नियम और प्रक्रिया समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों याद करिए, सलाहकार समिति सरदार पटेल, नियम और प्रक्रिया समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, कुछ अनुच्छेदों से भी क्वेश्चन आए हैं, या डीपीएसपी के कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 48 जो अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है? तो पशु वध का निषेध कहा गया है और पशु नस्ल की सुरक्षा, इसी में कहा गया है कि पशुओं का वध निषेध है, मनाही की गई है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक है, यानी कि सब अलग अलग अपना कार्य करती हैं किसी पर। और 49 में कहा गया है कि स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, स्मारकों जो बनी पड़ी हैं, स्थान हो गया और वस्तुएं होगी, तो उनका संरक्षण करने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 49 में। और आर्टिकल 51 में कहा गया है, 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फैक्ट है डायरेक्ट। तो राज्य विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है? तो राज्य की विधानसभा वे किसमें भाग लेती है? तो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेगी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनना होगा तो वहाँ पे भाग लेगी, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी चुनना होगा तो वहाँ पे भी विधानसभा भाग लेती है। यहाँ पे राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी भाग लेती है चुनने में, राज्यसभा के सदस्यों को भी चुनेगी और प्रेसिडेंट को भी चुनती है। और आगे देखते हैं, संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन रहे? संविधान सभा जब पहली बैठक हुई तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आर्टिकल 249 में क्या कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है। 249 राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है। यहाँ पे देखिए राज्यसभा को वरीयता दी गई है, और यहाँ पे 312 में भी हमने देखा कि राज्यसभा को वरीयता दी गई है कि एक स्पेशल प्रोविंस है, कि इसमें अगर राज्यसभा को स्पेशल पावर है कि ये कानून पास करके
पार्लियामेंट से कह सकती है कि ये गठन करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय है जो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी कि अपने निर्णयों का पुनः पूर्वावलोकन कर सकती है। अगर कोई निर्णय सुनाया गया है उसमें सुधार कर सकती है या कुछ उसी संशोधन में एड ऑन कर सकती है। अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है अपने निर्णयों का। आर्टिकल 131 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र क्या है, तो 131 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए विवाद हो जाए स्टेट और यूनियन का, तो उसको सुलझाना। एक राज्य वैस दूसरा राज्य का विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाती है। और केंद्र और बहुत सारे राज्यों का गठन, जैसे कि संघ मिलकर कोई विवाद हो जाए तो उसको सुलझाती है। इसमें क्या होता है, सीमा विवाद हो सकता है, नदी विवाद हो सकता है, आंतरिक मुद्दे हो सकते हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय यहाँ से इसको सुलझाती है। इसी का जो डिस्क्रिप्शन है कि उसका मूल अधिकार क्षेत्र क्या है। आर्टिकल 129 में कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अभिलेख न्यायालय है, यानी कि कोई भी निर्णय ले लिया जाएगा तो उसके बाद के निर्णयों पे उसका नियम लागू होगा, तो अभिलेख न्यायालय है। 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट राय दे सकता है किसको, प्रेसिडेंट को। 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट राय दे सकता है प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट इस राय को माने या ना माने उनके ऊपर निर्भर करता है। तो 143 में ये बात कही गई है। फ्रांस से क्या क्या चीज़ लिए गए हैं। फ्रांस से लिबर्टी, स्वतंत्रता लिया गया है, समानता लिया गया है और भाईचारा लिया गया है। भाईचारा यानी बंधुता। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। वहीं रसिया से क्या लिया गया है, न्याय लिया गया है, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, यूपी में सीटें देखते हैं। यूपी में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो यूपी में लोकसभा में 80 सीटें हैं, यूपी में राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ये PYQ क्वेश्चन है दोस्तों सभी। यूपी में सीटें, लोकसभा में 80 क्वेश्चन, राज्यसभा में 31 क्वेश्चन। वहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट हुए जहाँ के याद रहने चाहिए। तो लोकसभा में महाराष्ट्र के 48 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल के 42 हैं और बिहार के 40 हैं। बिहार की 40 सीटें हैं लोकसभा में। ये चार टॉप स्टेट हैं। यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया। सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में। फिर देखिए, यूपी में लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। ठीक है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा में, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 सीटें हैं। नवोदित राज्यों का गठन। नवोदित राज्यों का कौन सा राज्य का गठन कब हुआ, तो इस राज्यों का गठन के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना लिया, नोट्स बना लिया था कि सबसे पहले किस राज्यों का गठन हुआ, तो इसको आप देखकर कंपाइल कर लीजिएगा कौन से राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, देखिए 1960 में गुजरात का हो रहा है और महाराष्ट्र का हो रहा है। गुजरात का और महाराष्ट्र का 1960 में। 1963 में नागालैंड का हो रहा है। 1963 में नागालैंड का, और फिर 1966 में 3 राज्यों का हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ये मैप के द्वारा ही याद होगा। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा 1966 में हुआ है। 1966 के बाद क्या आएगा, 1966 के बाद यहाँ पे आपको देखिए 72 आएगा। 72 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का यहाँ पे गठन हुआ 72 में। 72 के बाद 75 के बाद सिक्किम हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1987 में 3 राज्य कौन से, तो यहाँ पे गोवा हो गया, और क्या अरुणाचल प्रदेश होगा यहाँ वाला, और फिर मिजोरम ये हो गया। तो 1987 में ये गठन किया गया। तो इसको देख लेंगे, 2-3 बार देखेंगे। ऐसे ही मैप के द्वारा याद करेंगे तो आसान होगा। पहले यहाँ पर, फिर 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 यहाँ पर, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे थे, तो हम लोग थे यहाँ पर। नवोदित राज्यों का गठन, तो कुछ अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ हैं, तो उसमें से 2 अनुसूचियों को पूछा था, तो पूरी अनुसूचियाँ आपको याद रहनी चाहिए। तो 11वां अनुसूची किसमें क्या बात की गई है, तो पंचायती राज की इसमें बात की गई है। 11वां अनुसूची में पंचायती राज की। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की बात की गई है। दल बदल से प्रेसिडेंट बने कौन बने, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति कौन बने, तो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति कौन बने, तो राधाकृष्ण जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, राधाकृष्ण जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, राधाकृष्ण जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। देखिए, आज़ाद हुई कॉलोनियाँ, जैसे गोवा था, दमन दीव था, पुदुचेरी था, तो ये लोग पहले दूसरे के अंडर में थे, और जब देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद भी उन्हीं के पास थे। लेकिन गोवा और दमन दीव और नगर हवेली को पुर्तगालियों ने 1961 में छोड़ा। 1961 में इससे आज़ादी मिली। गोवा, दमन दीव और नगर हवेली को 1961 में पुर्तगालियों ने छोड़ा। ठीक है, और जो पौंडीचेरी है, पुदुचेरी ये फ्रेंच ने 1954 में छोड़ा। और 1962 में 14वां संविधान संशोधन किया गया, और इसको जो पुदुचेरी है उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का 1962 में इसको दर्जा मिल गया। देखिए, जो भारत का झंडा यानी नेशनल फ्लैग है, तिरंगा, उसको कब एडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया था। 22 जुलाई 1947 को। वहीं पर नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। देखिए, 24 जनवरी 1950 को लास्ट सीटिंग थी संविधान सभा की लास्ट सीटिंग थी। तो इस दिन क्या क्या एडॉप्ट किया गया था, तो नेशनल एंथम को एडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था। नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन। नेशनल सॉन्ग आप बताएंगे कि क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, इसको 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था, और 24 जनवरी 1950 को ही निर्णय लिया गया था कि प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया लास्ट सीटिंग के दिन ही। आर्टिकल 85 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, और वहीं पर कहा गया है कि राज्यसभा का भंग नहीं होती है, स्थायी सदन है। ठीक है, 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे देखते हैं क्या है।
राष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति का चुनाव में भाग। राज्यसभा है जो राज्यसभा के संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा और लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा और लोकसभा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये दूसरी बैठक थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक थी और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद को, ये अस्थायी थे और ये अस्थायी थे, ये अस्थायी थे और यह स्थायी थे। भारतीय संविधान संघवाद यानी फेडरलिज्म कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद यानी फेडरलिज्म कहाँ से लिया गया है? जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। वहीं लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है। डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति के 7 सदस्य और उनके नाम भी आपको याद रहने चाहिए। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो संविधान सभा का निर्माण करी, तो उसमें सभी 7 सदस्य हैं, इन सभी के आपको नाम याद रहने चाहिए। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज कब स्थापित हुआ? राजस्थान में पंचायती राज स्थापित हुआ 1959 में। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुआ 1959 में। और राजस्थान में उस समय के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे। लोकसभा फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, सभी को याद होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर। और राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन, तो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। तो उस समय कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? तो एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो और यहाँ पे संविधान सभा का पहला सत्र आयोजन कब किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। भारत की संविधान सभा की गठन की सिफारिश कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुई थी। और कैबिनेट मिशन में कौन से 3 लोग थे? तो स्टैमफोर्ड क्रिस, पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा का गठन की सिफारिश किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन योजना ने की थी। संविधान सभा के गठन की सिफारिश कैबिनेट मिशन योजना ने 1946 में आई थी। और इसके अध्यक्ष स्टैमफोर्ड क्रिप्स और 2 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। स्वतंत्रता पश्चात पहली महिला मंत्रिपरिषद में सदस्य कौन बनी? तो राजकुमारी अमृत कौर। और इनको स्वास्थ्य विभाग मिला था, यानी कैबिनेट में स्वतंत्रता पश्चात पहली महिला मंत्रिपरिषद में पहली महिला सदस्य बनी और इनको स्वास्थ्य विभाग मिला था, स्वास्थ्य विभाग, राजकुमारी अमृत कौर को। वहीं पर पहले वित्त मंत्री की बात करें तो पहले वित्त मंत्री कौन हुए? तो आर के षणमुगम शेट्टी। पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी। पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम। पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले कार्य खान और ऊर्जा मंत्री कौन हुए? कार्य खान और ऊर्जा मंत्री बी एन गाडगिल। पहले कार्य खान और ऊर्जा मंत्री बी एन गाडगिल। देखिए भारत में कुल हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 25 हैं। कुल हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 हैं। सबसे ओल्डेस्ट की बात की जाए तो सबसे ओल्डेस्ट 3 उच्च न्यायालय हैं जो 1862 में इनका निर्माण हुआ। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। सबसे पुरानी कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर मद्रास। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। 1862 ये याद कर लेंगे, ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी हाई कोर्ट। और वहीं पर जहाँ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ का स्थापना कब हुआ? तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो 1862 में 3, फिर 1866 में एक इलाहाबाद। अब फिर देखिए केवल 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिसके पास उनका उच्च न्यायालय है। J&K, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के पास उच्च न्यायालय है इनका अलग से। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो 6 के पास उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, और देखते हैं वे किसी के अंडर में आते हैं। और देखिए 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों को अपने अंडर में समाहित करते हैं। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी, नागालैंड भी, मिजोरम भी। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। वहीं पर बम्बई हाई कोर्ट में तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और नगर हवेली आते हैं। वहीं पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। तो गुवाहाटी, बम्बई और पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट, इसको याद कर लेंगे। ठीक है। 2013 में 3 उच्च न्यायालयों का गठन हुआ था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का। 2013 में 3 उच्च न्यायालयों का गठन और हुआ था। तो टोटल इस टाइम कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और आगे देखते हैं फैक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं? तो टोटल जज हैं 34 हैं। कितने जज हैं? 34। और ये 2019 हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 34 हैं। और चेंज करने का अधिकार किसमें है? तो संसद के पास है। ये जजों की संख्या को बढ़ा सकती है, घटा तो नहीं सकती, बढ़ा सकती है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में बात किया गया है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है और 3 बार लगा है। तो कौन किस टाइम लगा है? तो फर्स्ट टाइम लगा था 1962 में। 1962 में क्या हुआ था? तो 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, तो उस टाइम ये लगा था। और ये खत्म हुआ था 1968 में। फिर देखिए, फिर
फिर दूसरा दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगा था, बांग्लादेश से जब बना था तो तब लगा था। और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी। तो ये दोनों आपातकाल 1977 में खत्म किए गए थे। तो पहला आपातकाल 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में लगा था। तो 62, 71, 75, 62, 71, 75 याद रखेंगे। फिर देखिए नौवीं अनुसूची में क्या है, तो इसको पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। उस टाइम पीएम थे नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नौवीं अनुसूची जब जोड़ी गई, तो ये कुछ फैक्ट्स था। फिर देखिए संविधान सभा, संविधान है इसका गठन किसने किया था, तो संविधान सभा ने इसको बनाया और 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। जो संविधान है बनाने में 11 बैठकें हुई और इसमें कुल पैसे लगभग खत्म हुए 64 लाख। और इसको संविधान की जो लास्ट सीटिंग 24 जनवरी 1950 की लास्ट सीटिंग थी और संविधान को अपनाया गया तो 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। लास्ट सीटिंग 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। जो सत्र होते हैं तो कितने होते हैं, तो सत्रों की संख्या 3 है। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, ग्रीष्म सत्र नवंबर से दिसंबर तक। तो मैं 2 सत्रों के, जैसे कि एक साल में 3 सत्र होते हैं तो 3 सत्र हैं, लेकिन मैक्सिमम गैप 6 महीने का होता है। तो यानी कि एक साल में 2 सत्र करना आवश्यक हो जाता है कि संसद को एक साल में 2 सत्र बुलाने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखिए ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का निर्माण कौन कर सकती है, कौन, राज्यसभा 312 के अनुसार। इसको स्पेशल प्रोविजन से बताया था यहाँ पर शुरू में भी आपको कि ऑल इंडिया सर्विस का गठन कर सकती है कौन, राज्यसभा। अगर कोई नई सर्विस इसमें एड ऑन करनी है तो उसको राज्यसभा को स्पेशल पावर दी गई है कि वह पार्लियामेंट से कह सकती है कि एक बॉडी का गठन किया जाए। देखिए मनी बिल की किसमें बात की गई है, तो मनी बिल की बात की गई है अनुच्छेद 110 में। वहीं पे फाइनेंस बिल की बात की गई है 117 में। देखिए मनी बिल फाइनेंस बिल के अंदर है, मनी बिल फाइनेंस बिल के अंदर है। देखिए हर फाइनेंस बिल मनी बिल होता है, लेकिन हर मनी बिल फाइनेंस बिल नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कितने तरीके से नागरिकता ली जा सकती है, तो जन्म से, क्षेत्राधिकरण से, वंश से, देशीकरण से और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली जा सकती है। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत को जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था और भाग 9 में इसको जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसकी बात की गई है, 243 से 243 ओ तक। और 11वीं अनुसूची में भी इसकी बात की गई है। और जो विषय हैं इसके लिए 29 विषय हैं, पंचायतों के लिए 29 विषय। आर्टिकल 243H में बात की गई है, आर्टिकल 243H में बात की गई है 29 विषयों की। वहीं पर 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका की बात की गई है और इसको 9A में रखा गया है, भाग 9A में रखा गया है। और कितने अनुच्छेद से, 243P से 243ZG तक, 243P से 243ZG तक रखा गया है। और इसके लिए 18 विषय निश्चित किए गए हैं, 18 विषय निश्चित किए गए हैं और इन विषयों को 243 या 43 डब्ल्यू में रखा गया है। और देखते हैं आगे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन हुए, तो सरदार पटेल। पहले देखिए फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, वित्त आयोग की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, आर्टिकल 280 में। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे के.सी. नियोगी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन रहे, तो पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी। अब पहले यहाँ पे देखिए पहले जो कैबिनेट बनी थी उसके वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी, ये मंत्री हैं। ये आयोग के अध्यक्ष जो बात किया गया है तो के.सी. नियोगी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन। फर्स्ट CAG वी नरहरि राव, CAG वी नरहरि राव। और पहले लोकपाल PC घोष, पहले लोकपाल PC घोष। और CAG वी नरहरि राव। चीफ इलेक्शन कमीशन पहले सुकुमार सेन, अब पहले वित्त मंत्री के.सी. नियोगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए एक वीडियो में इसको इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, तो इसको एक दो बार में करके देखिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक ही बार में देखिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि पॉलिटी में उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें से बस 7 से 8 क्वेश्चन आए, 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है कहाँ से प्राप्त होता है, तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं राज्यसभा की, तो यहाँ पे हमने देखा था ना, राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश की। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे रहेंगी, तो उत्तर प्रदेश में रहेंगी। देखिए 3 यूनियन टेरिटरी है जिनके पास राज्यसभा की सीटें हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। और यूनियन टेरिटरी के पास राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। दिल्ली में है, पुदुचेरी में है और J&K में है, ठीक है। दिल्ली में, पुडुचेरी में और J&K में। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था, तो स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1951 में हुआ था। और गठन कब हुआ, लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ और राज्यसभा का भी 1952 में गठन हुआ। पहले स्वतंत्र
गणतंत्र चुनाव 1951 में। देखिए आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। और कोई मंत्री अभी देखिए ये दूसरा फैक्ट है, मैंने इसी से संबंधित है। कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा। मानिए कोई विपक्ष का नेता अविश्वास प्रस्ताव लाता है विपक्ष की तरह से, और वे क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार हार जाती है तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में आ जाता है कि राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार होती है तो गलत हो जाएगा। अगर लोकसभा है तो लोकसभा, अगर संसद है तो संसद को सही मानेंगे। ठीक है, और देखिए पीएससी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है तो लोकसभा स्पीकर करता है। लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है, और इसके टोटल सदस्य होते हैं 22। लोक लेखा समिति का टोटल सदस्य 22। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, तो 15 7 22 सदस्य हो गए। इनका कार्यकाल होता है 1 साल का, 1 साल का टेन्योर होता है इनका। और इनका जो चेयरमैन होता है स्पीकर डिसाइड करता है। देखिए यहाँ पे भी मैं लिखा हूँ कि स्पीकर इसको डिसाइड करता है लोक लेखा समिति का, और जो इसका अध्यक्ष होता है स्पीकर तो डिसाइड करता है, लेकिन विपक्ष से बनेगा कोई लोक लेखा समिति का अध्यक्ष यानी चेयरमैन लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनेगा। कार्य क्या रहता है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना इसका लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। और लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बनते हैं। ठीक है, और देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में जो शून्यकाल है, शून्यकाल कब होता है तो 1 आवर का होता है। 12 बजे से 1 बजे तक इसको कार्यकाल होता है समय शून्यकाल में क्या होता है संसद में, तो बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना। पहले किसी चीज़ को बिना बताए उस पर बात को उठाना शून्यकाल में। जैसे कि जो तात्कालिक घटना है उसी को जोरों शोरों के सामने विपक्ष उठाता है, सरकार मंत्री के सामने जो कैबिनेट रहती है चाहे संसद में अपने बातों को रखता है, प्रश्न पूछता है और उसको जवाब देना रहता है। देखिए 1963 में संसद में लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा पहली बार लोकपाल शब्द की बात की गई। लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा लोकपाल शब्द की बात की गई 1963 में। 1971 में क्या किया गया, संसद में पहली बार लोकपाल बिल को लाया गया, और लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया। 1971 में संसद में पहली बार लोकपाल बिल लाया गया लेकिन पास नहीं हो पाया, और 1913 में लोकपाल बिल पास हो गया और पहले लोकपाल बने पीसी घोष। पहले लोकपाल कौन बने, पीसी घोष। 1913 में लोकपाल बिल पास हुआ, पहले लोकपाल बने पीसी घोष। देखिए उपराष्ट्रपति 2 बार कार्यकाल किसने पूरा किया है, तो उपराष्ट्रपति 2 बार कार्यकाल 2 लोगों ने ही पूरा किया है। इसमें एस राधाकृष्ण और हामिद अंसारी। देखिए उपराष्ट्रपति 2 बार कार्यकाल किसने पूरा किया, राधाकृष्ण और हामिद अंसारी। और पद पर उपराष्ट्रपति एक थे तो उनका मृत्यु हो गया था, तो कृष्णकांत जी थे जिनका मृत्यु हो गया था पद पर रहते हुए। उपराष्ट्रपति के पद पर थे और कृष्णकांत जी का मृत्यु हो गया था। और 2 लोग थे तो 2 बार टेन्योर अपना पूरा किए हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण और हामिद अंसारी। देखिए यहाँ पर तेलंगाना का गठन कब हुआ, तो तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य का गठन श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ, और जो 29वां राज्य बना, भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून 2014 को गठन हुआ और भारत का 29वां राज्य बना। वर्तमान में राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन तेलंगाना 29वां राज्य बना। JNK को पहले राज्य था तो इसको अब केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, तो इसलिए जो 29वां राज्य था इस घट के संख्या होगी 28। देखिए पेशा अधिनियम 1996 ये पंचायतों से संबंधित है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए लाया गया था। पेशा अधिनियम पंचायतों को लागू करने के लिए, तो ये 10 राज्य थे जिसमें इसको लागू किया गया था। मैप के द्वारा देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक जितने अनुच्छेद आएंगे, यहाँ जितने राज्य आएंगे, ये 9 राज्य हैं, तो 9 राज्य इधर हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आता है, आंध्र प्रदेश, और इसी के बगल में आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना, और तेलंगाना वहीं पर देखेंगे तो उड़ीसा, यहीं पर उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा, और झारखंड, बिहार यहाँ पे है ना, तो बिहार के नीचे झारखंड यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये लंबा से आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ एमपी मध्य में है, तो मध्य प्रदेश से क्या निकला था, छत्तीसगढ़ निकला था। और फिर महाराष्ट्र में इस छोर पे आ जाएंगे तो यहाँ का इलाका जो हो गया महाराष्ट्र यहाँ पे हो जाएगा गुजरात तो आपको यहाँ पे दिख रहा है गुजरात, और ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान। तो ये 9 राज्य हो गए, और ऊपर से एक हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। पेशा अधिनियम के द्वारा 1996 के द्वारा 10 राज्यों में इसको लागू किया गया था। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री के बाद राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री रहे और फिर बाद में राष्ट्रपति बने। भारत के पहले राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री के बाद राष्ट्रपति बने। ऐसे तो बहुत लोग बन चुके हैं, लेकिन पहले इन्होंने नहीं बना। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नीलम संजीव रेड्डी, और इन्होंने 2 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पर रहे, और फिर बाद में ये राष्ट्रपति बने। तो नीलम संजीव रेड्डी। देखिए राष्ट्रपति पद पर मृत्यु किसकी हो चुकी है, वहाँ पे हमने देखा था। तो उपराष्ट्रपति के पद पर किसकी मृत्यु हुई थी, तो कृष्णकांत की मृत्यु हुई थी। और यहाँ पे राष्ट्रपति के पद पर भी 2 लोगों की मृत्यु हुई है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए सीएजी का अन्य नाम क्या है, सीएजी जो है होता है उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है पब्लिक पर्स के संरक्षक, यानी कि
जो आम जनता है उसके पर्स का संरक्षक है सीएजी। और सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष तक रहेगा अपने पद पर। जब उसकी आयु हो जाती है 65 वर्ष तक या 6 वर्ष पूरा हो जाएगा तब उसका जो कार्यकाल, तब तक ही अपने पद पर रह सकता है। और इस सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। और सीएजी किस अनुच्छेद में है, तो 148 अनुच्छेद से 151 अनुच्छेद में इसकी बात की गई है। देखिए सीएम से पीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री कौन बने, तो 6 लोग मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने। चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति बनने थे, मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने हैं। तो मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी पहले पीएम बने, गैर कांग्रेसी पीएम बने मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह ये यूपी से थे, चौधरी चरण सिंह, और ये कभी भी संसद नहीं गए थे चौधरी चरण सिंह। तो ये पूछता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पार्लियामेंट नहीं गए, तो चौधरी चरण सिंह। बीपी सिंह भी यूपी से थे और ये भी पीएम बने। पीवी नरसिंह राव ये आंध्र प्रदेश से थे, पीवी नरसिंह राव, और पहले साउथ के पीएम बने, यानी कि दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिंह राव। आंध्र प्रदेश से थे पीवी नरसिंह राव। एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हुए और ये 11वें नंबर के पीएम बने। एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुए और 11वें नंबर के पीएम बने। और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में ये प्रधानमंत्री हैं, जो आप सभी को पता है। देखिए राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो हर्बर्ट बेकर ने। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन हर्बर्ट बेकर या प्लस एडवर्ड लुटियन ने दिल्ली का विकास किया, न्यू दिल्ली का। हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियन ने दिल्ली में, इन्होंने न्यू दिल्ली में क्या क्या बनाया, तो राष्ट्रपति भवन बनाया, संसद बनाया, नॉर्थ ब्लॉक बनाया, साउथ ब्लॉक बनाया, इंडिया गेट बनाया और राम सिन्हा हिल बनाया। तो इसलिए न्यू दिल्ली को क्या कहा जाता है, तो लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है, लुटियन दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इन दोनों में हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियन ने राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और राम सिन्हा हिल को बनाया। इसलिए इस दिल्ली को लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है। देखिए भारतीय संसद का सचिवालय जो भारतीय संसद का सचिवालय है सरकार से स्वतंत्र है। ये फैक्ट्स याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। और देखिए हमने एक देखा था लोक लेखा समिति, ऐसे ही एक है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। सभी इसमें जो सदस्य होते हैं 30, ये सभी लोकसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल 1 साल होता है। और वहाँ पर हमने देखा था लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और उनका भी कार्यकाल 1 ही साल था। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं और सभी सदस्य कहाँ से हैं, लोकसभा से हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। जो राष्ट्रपति है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है, लोकसभा के सदस्य ही उस अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, नहीं। नियुक्ति लोकसभा के सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष की चुनते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो आर्मी के ऑफिसर अध्यक्ष जो उन सबकी नियुक्ति करता है। आर्मी का हो गया, नेवी का हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीएजी का हो गया, एजी का हो गया, फाइनेंस कमीशन का हो गया, यूपीएससी का हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, और देखिए राज्यपाल का हो गया, और देखिए यहाँ पे पीएम हो गया प्लस अदर मिनिस्टर हो गया, उन सब की नियुक्ति करता है। दिल्ली सीएम की नियुक्ति करता है, आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति करता है, एम्बेसडर की नियुक्ति करता है और हाई कमिश्नर की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो भारत के पहले सभापति हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इनको अस्थायी रूप के सदस्य के रूप में चुना गया और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति करता है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में घोषित करता है। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हुए, फखरुद्दीन अली अहमद, पहले जाकिर हुसैन, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। पहली महिला सीएम कौन हुई, पहली महिला सीएम यूपी से हुई, पूरे देश की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी यूपी से, पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी यूपी से। और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। उनको क्या दिया गया था, स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं। संविधान सभा की स्थापना यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। देखिए पीवाई के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसमें ऐसे एक वीडियो में ही आपको पूरा याद हो जाएगा, इसलिए इसको बना रहा हूँ। राज्यसभा के उपसभापति का चयन कौन सा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। देखिए राष्ट्रपति के सभापति को तो पता है, सभापति जो राज्यसभा का रहेगा उसी को वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, तो उसके तो दोनों सदनों के सदस्य मिलकर चुनते हैं। लेकिन उपसभापति हो गया, उसका चयन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की कब स्थापित हुआ, तो 28 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट की बात किस भाग में की गई है, तो भाग 5 में अनुच्छेद आते हैं 124 से 147 तक। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को, और भाग 5 में और 124 से 147 अनुच्छेद आते हैं। देखिए एक श्रमिक नेता जो राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर एक राष्ट्रीय श्रमिक संस्था है उनके नाम पर। एक श्रमिक नेता जो राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर एक राष्ट्रीय श्रमिक संस्था है, तो वीवी गिरी। संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुतिकरण के पश्चात कितने दिन में मंजूरी होना चाहिए। संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुतिकरण के पश्चात कितने दिन में मंजूर हो जाना चाहिए, तो 75 दिन के अंदर वित्त विधेयक को मंजूर हो जाना चाहिए। 75 दिन तक वित्त विधेयक को मंजूर हो जाना चाहिए। और ये
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 2006 में अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा किए गए कार्यक्रम का क्या नाम था? तो अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा किया गया 2006 में इन्होंने घोषणा किया था, तो उसका नाम कार्यक्रम का नाम था 15 बिंदु कार्यक्रम। 15 बिंदु कार्यक्रम 2006 में उन्होंने घोषणा किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, और उस कार्यक्रम का नाम था 15 बिंदु कार्यक्रम। ये क्वेश्चन PYQ है, तो इसको नोट डाउन कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। देखिए 2000 में 3 राज्य बने थे, सन 2000 में 3 राज्य बने नए। देखिए पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, MP से छत्तीसगढ़ बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, यूपी से उत्तराखंड बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बना। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। इसको रिवीजन कर लेंगे। और देखिए बस अब खत्म है, बस इतना ही है। एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष बाद में राष्ट्रपति बने, एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष। अभी तक एक ऐसे अध्यक्ष भी रहे हैं लोकसभा के और बाद में राष्ट्रपति बने, 7th प्लेस के नीलम संजीव रेड्डी। और अब देखिए नीलम संजीव रेड्डी ये CM भी रहे थे, हमने यहाँ पे देखा था ना। ये देखिए यहाँ पर ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं आंध्र प्रदेश से 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। और यहाँ पे देखिए, और ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। एक व्यक्ति कितनी बार क्या रह रहे हैं? देखिए लोकसभा और PCS देखिए संघ लोक सेवा आयोग और PCS की बात की गई है आर्टिकल 315 में। और फर्स्ट CAG वी नरहरि राव, पहले CAG कौन हुए? पहले CAG वी नरहरि राव। अब पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, और लोकपाल बिल 2013 में पास हुआ था, 2013 में। और देखे थे कि पहले लोकपाल जो बने पिनाकी चंद्र घोष। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और, कहाँ पे गया? तो ये यहाँ पे है। देखिए 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा लोकपाल शब्द की बात की गई और 1971 में संसद में पहली बार लोकपाल बिल पेश किया गया, लेकिन फेल हो गया। अब 2013 में लोकपाल बिल पास हुआ और पहले लोकपाल बने पिनाकी चंद्र घोष। देखिए यहाँ पे पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। और पहले चेयरमैन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पहले वाइस चेयरमैन तो अरविंद पनगड़िया। तो हमने अरविंद पनगड़िया। तो दोस्तों हमने PYQ का जितने टोटल PYQ क्वेश्चन आए हैं आज तक, इसको एक वीडियो में कंपाइल करने का प्रयास किया है। आप इसको बार बार रिवीजन करिए और इससे आपका फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें फैक्ट्सों की भरमार है, तो इसको अपने दोस्तों में वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद दोस्तों।